हेलो एवरीवन। अभी तक आपने गुनाहों के देवता भाग 8 में सुना कि डॉक्टर शुक्ला और बुआ जी सुधा के विवाह के बारे में बात करते हैं। अब आगे क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंदर का कंधा पकड़कर झकझोरते हुए कहा। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंदर की निगाह से सहम गई। चंदर की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सूनापन, एक जाने किस दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किस पीड़ा की मूक आवाज़, एक जाने कैसे पिघलती हुई उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंदर था कि एक टक देखता जा रहा था, एक टक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपनी चंदर की निगाह तो नहीं है। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, ये चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा, वह भी कांप उठी। नहीं, ये कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। ये कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति है जो सुधा को। चंदर, चंदर, तुम्हें क्या हो गया? सुधा की आवाज़ मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर! और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पे एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक उठा। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज़ में अभी भी वह मुलायमियत नहीं आ पाई थी। वह पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आवाज़ दी, लेकिन लगता था वह आवाज़ चंदर की नहीं थी, न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से। सुधा ने आवाज़ दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ, मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द है ज़रूर से, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई थी। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिनती जरा पेन बाम ले आओ, सुधा ने एक गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई थी। बिनती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़की के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है, अभी काट के गाड़ देंगे। मुटकी कहेगी, खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता इससे। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दें। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे हैं। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी चिढ़ती हैं। वह तो चाहती हैं किसी तरह से बोझ टले सिर से, लेकिन चंदर, ये बिनती बड़ी खुश है। ये तो चाहती है किसी तरह जल्दी ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली। अच्छा, ये खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह, बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी ये बीए तक कर ले तब ब्याह करे।
हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना है, तो बेकार टालने से क्या फ़ायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजह से अगहन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतः शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी न था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाए तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दे। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात चलने से उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था वह सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ, बताया था। हाँ, उसे ज़रूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की सुधा, पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद ज़रूर आएँ। लिख दिया? हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई शनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो, सोशलिस्ट पार्टी को राजनीतिक पार्टी है वह? यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ़ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां ना हो तो काम ही न चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे ख़त्म हैं और सिनेमा देखने जाना है ज़रा, चंदर ने बहुत दुलार से कहा। हाँ, ज़रूर देंगे तुम्हें, मतलबी कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना? तो तुम और लड़कियों में से थोड़ी हो, तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा, कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली, इससे काम चल जाएगा? हाँ, आज ज़रा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाएं, तब सेकंड सो जाएं। पम्मी नानी के यहाँ जाओगे, समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने को इनकार किया है। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे, सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, सब यूँ ही चलता है, चंदर ने हंस के टाल दिया। तो फिर खाना यहीं खाए जाओ और कार्ड लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा और खाना आ गया। और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट शो शुरू होने में थोड़ी सी देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर ठुड्डी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे पर का पीलापन कुछ कम था, वह देखने में इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी भी वैसा था। खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई।
हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कह रहा था कि आज मेरे मित्र ज़रूर आएंगे। और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वह जगमग सितारा जिसे देखकर कीट्स ने अपनी आखिरी सोनेट लिखी थी। पम्मी ने गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट में के बटन के होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब को तोड़े जाने से वह फिर न चंदर की गर्दन पर सवार न हो जाए। लेकिन बर्टी कुछ बोला नहीं। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठकर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें। और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दिया तो कहीं बर्टी नाराज ना हो जाए, लेकिन वह तो कुछ बोला ही नहीं। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वह कुछ कहता नहीं और पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई है। अब वह उतनी परवाह भी नहीं करता। क्यों? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में यह आता है कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वह इधर धीरे धीरे हट गया। और इधर वह विश्वास करने लगा कि सचमुच वह सार्जेंट को प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन ये हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था कि मैं समझता था कि मरते दम तक उसका पागलपन न छूटेगा। चंदर ने कहा। नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुरा कर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वह बेहद खुश रहा, बेहद खुश, और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वह इन फूलों में नहीं मिलती, वह ज़रूर सार्जेंट के साथ जाती है। वह मुझे प्यार भी नहीं करती, हरगिज़ नहीं करती। और वह रोने लगा। बस उसी दिन से वह गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे अच्छे सूट पहनकर घूमता और कहता है, क्या वह सार्जेंट से कम सुंदर हूँ? और इधर वह बिल्कुल पागल हो गया है, पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बड़ा दुख हुआ। पम्मी बोली, मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराने बंद कर दिया और उसका नतीजा यह हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदर ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और बातें सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए हैं मैंने किसी से बातें भी नहीं की हैं, और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि बातें करूँगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ लिया। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत ना समझना। ज़िंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं और ये किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपना मन का बोझ हल्का कर लूँ, और तुम्हें बैठकर सुननी होंगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई, उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में कुछ परिवर्तन आ गए हैं। पम्मी कुछ बोली नहीं और हंस दी। मैं सोचता हूँ कि पम्मी, आज मैं सिनेमा देखने आऊँ। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी है, चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा? हाँ जी, बाल डांस सभी जगह जाना बंद कर दिया मैंने। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर, लेकिन चलो देखें। अभी भी कितने ही लोग वैसे ही खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर पम्मी बोली, बर्टी को ले चलोगे? हाँ हाँ,
तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी। चंदर ने घड़ी देखते हुए कहा। पम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जॉर्जेट का हल्का भूरा गाउन पहन कर आई। इस रंग से वह जैसे निखर आई। चंदर ने उसकी ओर देखा तो वह लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ ये मेरा सबसे अच्छा गाउन है, इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी। चलो। और आकर उसने बेतलफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लॉन पर घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह बड़ी शान से सीना तानी था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? बर्टी ने सिर हिलाकर जोर से कहा। सिनेमा जाऊंगा? कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है? मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वह सार्जेंट के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला और इतनी ज़ोर से दबा दिया कि अपना गला की आंखें लाल हो गई और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वह मुझे प्यार नहीं करती, वह सार्जेंट को प्यार करती है, वह उसी के साथ घूमती है। अगर वह मिल जाएगी सिनेमा में तो मैं उसकी हत्या कर डालूँगा, तो पुलिस आएगी और खेल ख़त्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफ़रत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है, मैं नफ़रत करता हूँ और वह मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं पागल हूँ, उफ़। और वह सिर थाम कर बैठ गया। पम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और ख़राब होगा, आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। पम्मी बोली, बहुत दिन से मैंने कार ड्राइव नहीं की है, लाओ आज ड्राइव करूँ। पम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रीजेंट के सामने जा पहुंची। चित्र था सेलामी एयर सीडान्स। चंदर ने टिकट लिया और दोनों ऊपर बैठ गए। अभी न्यूज़ रील चल रही थी। सहसा पम्मी ने कहा, कपूर, सेलामी की कहानी मालूम है ना? क्या है ये, कोई उपन्यास है? चंदर ने पूछा। नहीं, ये बाइबल की एक कहानी है। असल में एक राजा था, हेराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से शादी कर ली थी। उसकी भतीजी थी सेलामी, जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हेराद उस पर मुग्ध हो गया, लेकिन सेलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सेलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हेराद ने सेलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सेलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हेराद वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज्य पर कोई आपत्ति ना आ जाए, उसने सेलामी को भी मरवा डाला। चंदर को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा। उसने सोचा, सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है कि इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी पर ही हेराद मुग्ध हो गया। उसने कहा पम्मी से, लेकिन हेराद अपनी भतीजी पर ही मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? यह तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, यह भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आग से संसार से दूर मालूम पड़ते हो, लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे कि यह कितनी भयंकर चीज़ है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त, नाता रिश्ता, मर्यादा अमर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए। महादेव नहीं, ब्रह्मा। चंदर बोला। हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो यह तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है और यह अंदाज भी नहीं किया जा सकता। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो और ईश्वर ना करे कि तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तो तुम्हारी इस पवित्रता को प्यार करती हूँ। पम्मी ने चंदर की ओर देखकर कहा। तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। मुझे लगने लगा कि मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ, जिसे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे। ऊब गई थी। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में।
तुम आए तो बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की, तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देके जिला दिया। चंदर को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा की ही ना। उसी ने तो सिखाया है पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? पम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ पम्मी के कंधे पर रख दिया। पम्मी ने 2 क्षण के बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ कि अगर ये विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। यह नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बंधने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हैं तो वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज़ समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी होती है, चंदर बोला। तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सिहरन और एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं, लड़के ज़्यादा होते हैं। चित्र शुरू हो गया। वह चुप हो गई, लेकिन थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबल की सलामी की कहानी नहीं थी, वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई। जब अब डाकू पकड़कर सलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा, अब चलो। आधे ही चित्र में तबीयत ऊब उठी। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर, अब की बार तुम ड्राइविंग करो। पम्मी बोली। नहीं, तुम ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चले? पम्मी ने स्टार्ट करते हुए कहा। जहाँ जाओ, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थीं। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंदर के गालों पर थपकियां लगाने लगा। चंदर दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ से चंदर का हाथ पकड़े रही, जैसे वह चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदर के बदन में एक हल्की सी सिरहन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी और शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर की बिजली जला दी। कपूर चुपचाप ठाकुर साहब के बारे में सोचता रहा। कार चलती रही। जब चंदर का ध्यान टूटा तो उसने देखा कार मैकफर्सन लेक के पास रुकी है। दोनों उतरे। बीच में सड़क थी। इधर नीचे उतरकर झील और उधर गंगा बह रही थी। 8 बजा होगा। रात हो गई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। बस सितारों की हल्की रोशनी थी। मैकफर्सन झील काफ़ी सूख गई थी। किनारे किनारे मछली मारने के मचान बने थे। इधर आओ, पम्मी बोली और दोनों नीचे उतरकर मचान पर जा बैठे। पानी का धरातल शांत था। सिर्फ कहीं कहीं मछलियाँ की उछलने या सांस लेने से पानी हिल जाता था। पास ही के नीवा गांव में किसी के यहाँ शायद शादी थी, जो शहनाई का हल्का स्वर हवाओं में तरंगों पर हिलता डुलता हुआ सा आ रहा था। दोनों चुपचाप थे। थोड़ी देर बाद पम्मी ने कहा, कपूर, चुपचाप रहो, कुछ बात मत करना। उधर देखो, पानी में सितारों का प्रतिबिंब देख रहे हो? चुप्पे से सुनो, ये सितारे क्या बातें कर रहे हैं।
पम्मी सितारों की ओर देखने लगी। कपूर चुपचाप पम्मी की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद सहसा पम्मी एक बांस से टिक कर बैठ गई। उसके गले के 2 बटन खुले हुए थे और उसमें से रूप की चांदनी फटी पड़ती थी। पम्मी आंखें बंद किए बैठी थी। चंदर ने उसकी ओर देखा, फिर जाने क्यों उससे देखा नहीं रह गया। वह सितारों की ओर देखने लगा। पम्मी के कॉलर के बीच से सितारे टूट टूट कर बरस रहे थे। सहसा पम्मी ने आंखें खोल दी और चंदर का कंधा पकड़कर बोली, कितना अच्छा हो अगर आदमी हमेशा संबंधों में एक दूरी रखे, सेक्स ना आने दे। ये सितारे हैं, देखो कितने नज़दीक हैं, करोड़ों बरस से साथ हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को छूते तक नहीं। तभी तो संग निभ जाता है। सहसा उसकी आवाज़ में जाने क्या छलक आया कि चंदर जैसे मदहोश हो गया। बोली वह, बस ऐसा हो कि आदमी अपने प्रेमास्पद को निकटतम लाकर छोड़ दे और उसको बांधे ना। कुछ ऐसा हो कि होठों के पास खींच कर छोड़ दे। और पम्मी ने चंदर का माथा होठों तक लाकर छोड़ दिया। उसकी गरम गरम सांसें चंदर की पलकों पर बरस गईं। कुछ ऐसा हो कि आदमी उसे अपने हृदय तक खींचकर फिर हटा दे। और चंदर को पम्मी ने अपनी बाहों में घेर कर अपने वक्ष तक खींच कर छोड़ दिया। वक्ष की गरमाई चंदर के रोम रोम में सुलग उठी। वह बेचैन हो उठा। उसके मन में आया कि वह अभी यहाँ से चला जाए। जाने कैसा लग रहा था उसे। सहसा पम्मी बोली, लेकिन नहीं, हम लोग मित्र हैं और कपूर तुम बहुत पवित्र हो, निष्कलंक हो और तुम पवित्र रहोगे। मैं जितनी दूरी, जितना अंतर, जितनी पवित्रता पसंद करती हूँ वह तुम में है और हम लोगों में हमेशा निभेगी, जैसे इन सितारों में हमेशा निभती आई है। चंद्र चुपचाप सोचने लगा, वह पवित्र है। एकाएक उसका मन जैसे उबरने लगा, जैसे एक विहग शिशु घबरा कर अपनी नीड़ के लिए तड़प उठता है। वैसे ही वह इस वक्त तड़प उठा और सुधा के पास जाने के लिए, क्यों पता नहीं क्यों, यहाँ कुछ है जो उसे जकड़ लेना चाहता है। वह क्या करे। पम्मी उठी, वह भी उठा। बांस का मचान हिला, लहरों में हरकत हुई। करोड़ों साल से अलग और पवित्र सितारे हिले, आपस में टकराए और चूर चूर होकर बिखर गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।